नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दोस्तों GS5 टॉपिक नंबर 10 फटाफट खत्म करना है। 4-5 टॉपिक है अप्रॉक्स, इसमें यूपी के रिस्पेक्ट में ही चीज़ों को कवर करना है। इस सेशन में हम इसको टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टॉपिक 10 को इस सेशन में हम 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक गुड गवर्नेंस यूपी के रिस्पेक्ट में, सेकेंड करप्शन रिडक्शन यूपी के रिस्पेक्ट में, एंड थर्ड वन इज लोकायुक्त। यूपी के कनेक्शन में लोकायुक्त को हम समझने वाले चीजों को फटाफट देखेंगे, सबके इश्यूज को देखेंगे, सबके चैलेंजेस इश्यूज जो भी हैं, और उसके अलावा वे फॉरवर्ड और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव किए हैं वो हम देखेंगे। बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन मिलेंगी, बार बार रिपीट होंगी, लेकिन फायदा ही है आपका। आपको ये सेक्शन 1-2 बार ही देखना है दोस्तों, बाकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, वही काम में आएगा। चलिए, यूपीपीएससी मेंस GS5 टॉपिक नंबर 10 में अभी हम गुड गवर्नेंस को देखने वाले हैं। देखो, गवर्नेंस की कहानी सीधे सीधे गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, गवर्नमेंट उसे कैसे इंप्लीमेंट कर रही है, कैसे उसे आगे तक मॉनिटर कर रही है, कैसे पब्लिक को डिलीवरी कर रही है, क्योंकि पावर जो है ना वो गवर्नमेंट के पास है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा पूरा जो चल रहा है देश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, डेमोक्रेसी है, तो पावर गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है उसको हम गवर्नेंस बोलेंगे सिंपली। अब उसके आगे आप गुड लगा दो, मतलब हम चाहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट का काम हो रहा है वो गुड तरीके से हो, इसलिए हम उसे गुड गवर्नेंस बोल रहे हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, चीजों को हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, लेकिन जब भी हम मेंस में लिखें तो अपनी सिंपल भाषा में ना लिखकर किसी को कोट करके अगर हम लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो भाई वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है देखते हैं डेफिनेशन। गुड गवर्नेंस इज अबाउट द मैनर, काम को करने की बात चल रही है, इन विच पावर गवर्नमेंट के पास है, इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज, पूरे कंट्री की बात हो रही है, कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। देखो, पूरे देश की बात चल रही है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ये डेफिनेशन दे रहा है तो किसी देश के किसी स्टेट के रिस्पेक्ट में ये देगा। आप बिल्कुल इसको यूपी से एकदम मत लिंक करना, जो डेफिनेशन होती है किसी चीज की वो यूनिवर्सल अगर आप लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो भाई ये तो हमने डेफिनेशन देखी। अब OECD जो है और जो यूनाइटेड नेशन की जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ है ना इसके प्रिंसिपल्स देती कि गुड गवर्नेंस में किन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। तो लगभग हम ये 8 टाइप के प्रिंसिपल्स को यहाँ देख रहे हैं जो किसी भी गुड गवर्नेंस में होना चाहिए। तो मैं इसकी हेडिंग बोलूंगा, एक्सप्लेनेशन बाद में आप नोट्स से देखिएगा। नोट्स अब टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। देखो, पार्टिसिपेशन होना चाहिए तब गुड गवर्नेंस होगा, ठीक है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उस कंट्री के जो लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर जो रूल ऑफ लॉ है उससे देश को चलाया जाना चाहिए, है ना, डिक्टेटरशिप से नहीं, रूल ऑफ लॉ से देश को चलाया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए भाई, देश को जो भी आप गवर्नेंस कर रहे हो, जो पॉलिसी बना रहे हो, जो इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, सब में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, जो उस पॉलिसी को बनाने वाले लोग हैं, जो इंप्लीमेंट करने वाले जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो लेजिस्लेचर है, जो पॉलिसीज को बड़े लेवल पे बना रहा है, वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। देखोगे आप, हमारा जो MP होते हैं या जो MLA होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए या पार्लियामेंट के लिए। कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति ने पॉलिसी बना दी, इंप्लीमेंट कर दी, उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में नीति आयोग को भी हम शामिल करते हैं, नीति आयोग की मीटिंग्स में सारी स्टेट के CM आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को चेयर करते हैं। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, मतलब सबको इक्विटी देनी चाहिए और सबको उसमें शामिल किया जाना चाहिए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए। इतने सारी चीजें आपने कर ली, लेकिन अगर वो अब इफेक्टिव ही नहीं है, उसमें एफिशिएंसी नहीं है, तो रिसोर्स का मिसयूज होगा दोस्तों, तो रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अगर किसी ने कोई कांड किया है तो किसके ऊपर वो जिम्मेदारी आनी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी के फिक्स पैरामीटर्स होने चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमने यहां पर देखे। अब भाई इनको बार बार मैं रिपीट करूंगा, कोई सेंस नहीं है, आप नोट से एक बार इसको देखिएगा। हमें यह देखना है कि हम किन किन एंगल्स को आंसर राइटिंग में कवर कर सकते हैं। तो गुड गवर्नेंस में आप वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन डालिए, ये 8 प्रिंसिपल पूरे नहीं लिख पा रहे हैं तो अब जिक्र कीजिए कि इसके लिए OECD ने 8 प्रिंसिपल दिए हैं। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में, क्योंकि GS5 जो है वो कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश के आसपास घुमाना पड़ेगा,
इशू एंड वे फॉरवर्ड देखते जाते हैं। फर्स्ट है भाई वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। ऊपर प्रिंसिपल था ना अकाउंटेबिलिटी, अब यहां हम बोल रहे हैं कि वीक है, तो इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, इंप्लीमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल फॉर ऑफिशियल्स। मतलब जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनका भी अप्रेजल होना चाहिए, उनकी भी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होना चाहिए। प्रमोट सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट्स होते हैं, इसको प्रोप्राइटरी ऑडिट भी बोला जाता है। गवर्नमेंट में एक टाइप का ऑडिट होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट, उसमें यह देखा जाता है कि आपने कोई भी काम किया है तो उसका पीछे लक्ष्य क्या था आपका, किस सोच से आपने वो काम किया। कोई भी सरकारी खर्चा आपने किया तो आप चाहते क्या थे उस खर्चे को करने से, आप क्या बेनिफिट चाहते थे। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूं भाई, ये एक गांव है, यहां से नदी निकल रही है, अब खुद बताओ कि गांव में स्कूल की जरूरत है तो स्कूल कहां बनना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने स्कूल इधर बना दिया नदी के उस पार। तो खर्चा तो हुआ है गवर्नमेंट का, लेकिन अब इसका क्या पर्पस साबित हो पा रहा है, क्या यूटिलिटी मिलेगी इसकी, क्या बच्चे नदी में तैर कर जाना चाहेंगे। भाई अगर जाते भी हैं तो कहीं ना कहीं कोई बच्चा बह जाएगा तो उसकी जान को खतरा है। लेकिन अगर यहां जमीन थी गवर्नमेंट के पास और वो स्कूल यहां बनता तो गांव का हर बच्चा इजीली, इवन गर्ल्स तक इजीली स्कूल में पहुंच पाती। तो ये सारी चीजों को हम ऑडिट से पकड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहां पर हम चीजों को वे फॉरवर्ड को भी साथ देखते जा रहे हैं। सेकेंड इज ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड रेड टेपिज्म, है ना, लाल फीताशाही जिसे हम बोलते हैं, ये तो आपको सब मालूम है। एक्सपांड यूज ऑफ ई ऑफिस, भाई इलेक्ट्रॉनिक, अभी हम ई गवर्नेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। फिक्स क्लियर टाइमलाइन फॉर ईच सर्विस, भाई टाइमलाइन होना चाहिए, टाइमलाइन होना चाहिए कि इतने टाइम में ऑफिसर को ये काम करना है। ठीक है, पक्का। तो फिर थर्ड है, थर्ड इशू लिमिटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। मतलब हम ऊपर गुड गवर्नेंस में बोल तो रहे, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली में हो नहीं पा रहा है। तो हम क्या करें भाई, ग्राम सभा को हम मजबूत बनाएं, स्ट्रेंथन करें, वार्ड कमिटीज को मजबूत बनाएं, मोबाइल ऐप करें यूज, जिससे कलेक्टिंग सिटीजन फीडबैक, मतलब सिटीजन उस पर क्या सोच रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, कोई नया लॉ आता है तो गवर्नमेंट उसको पब्लिक करती है कि भाई अगर कोई कमेंट करना है तो, है ना, कोई नई पॉलिसी आ रही है और कई सारे कंपटीशन उससे रिलेटेड कराए जाते हैं। करप्शन एंड लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है भाई, गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है ये। तो प्रमोट ई गवर्नेंस, मतलब जो भी गवर्नमेंट का काम हो रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक करो, ठीक है, ई टेंडरिंग करो एंड कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दो और मजबूती दो इंटरनल विजिलेंस और लोकायुक्त को। ये सब देखो सब रिलेटेड टॉपिक है। अभी हम लोकायुक्त के भी चैलेंजेस पढ़ेंगे, हम लोकायुक्त के चैलेंजेस के बाद हम लोकायुक्त के वे फॉरवर्ड भी अलग से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। फिर पुअर सर्विस डिलीवरी इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, तो ये एक पुअर सर्विस जा रही है, मतलब गवर्नेंस तो चल रहा है लेकिन बैकवर्ड एरिया में पुअर सर्विस है। तो हमें स्ट्रेंथन करना है ई डिस्ट्रिक्ट्स को, कॉमन सर्विस सेंटर्स को, यूज ऑफ लोकल वॉलेंटियर एंड फील्ड ऑडिट, फील्ड ऑडिट को बढ़ा देना चाहिए हमको। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गुड गवर्नेंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण समस्या आती है, ये एक इशू बना। अब इंश्योर टेन्योर सिक्योरिटी ऑफ ऑफिसर, मतलब हर एक ऑफिसर का टेन्योर फिक्स होना चाहिए। आप 2-3 साल काम कराओ, उनको ट्रांसफर दो, तो वो एक जगह फिक्स नहीं होंगे ना। तो इस तरीके से जब रोटेशन बना रहेगा तो वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में कमी आएगी। और द स्ट्रेंथन करना है द रोल ऑफ यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर फेयर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट फेयर होना चाहिए, पॉलिटिकली दबाव के कारण रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सिटीजन राइट्स एंड चार्टर, भाई सिटीजन चार्टर करके और हम एक टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। सिटीजन चार्टर सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट है जो हर सरकारी विभाग अपना अपना सेपरेटली बनाता है और ओवरऑल गवर्नमेंट भी बना सकती है कि हम ये सर्विसेज सिटीजन्स को देंगे। मतलब सिटीजन को क्लियर करना कि आपको हमसे क्या उम्मीदें पाल के बैठना चाहिए। तो कंडक्ट जन जागरूकता अभियान, अवेयरनेस ड्राइव्स चलानी चाहिए ताकि लोगों को गवर्नेंस के बारे में जानकारी मिले और वो उससे जोड़ने की कोशिश करें। और आखिरी इशू है भाई टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इश्यूज इन गवर्नेंस, मतलब इशू में एक और इशू आ गया है कि टेक्नोलॉजी का हम अडॉप्शन कम कर रहे हैं। तो इसके लिए ये ऊपर का वे फॉरवर्ड था, डिस्प्ले सिटीजन चार्टर इन पब्लिक ऑफिस इन लोकल लैंग्वेज। ठीक है, जो सिटीजन चार्टर की बात कर रहे थे वो पब्लिक ऑफिस में स्पेसिफिकली बिल्कुल मेन डोर के बाजू में ही होना चाहिए
कि लोगों को मालूम चले कि ये ऑफिस हमें क्या क्या करके देगा। मैं थोड़ी स्पीड मेंटेन करूंगा दोस्तों। फिर ये टेक्नोलॉजी में बोल रहे हैं कि आपके जो हर जगह स्टाफ है उसको ट्रेन करो डिजिटल टूल से, क्योंकि पंचायतें हैं, आप ग्राम सभा को शामिल करने को बोल रहे हो। फिर आप बोल रहे हो ई गवर्नेंस को बढ़ावा दो, तो ग्राम सभा में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है तो लोगों को टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी तो देना पड़ेगा ना। इंप्रूव इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा इन रूरल एरिया अंडर भारत नेट एंड यूपी फाइबर नेट। जो यूपी का प्रोग्राम चल रहा है, जो भारत नेट का प्रोग्राम चल रहा है, उसके थ्रू आप इंटरनेट को वहां पे मजबूत बनाओ, क्योंकि इंफ्रा नहीं दोगे तो ई गवर्नेंस वहां पर आप स्थापित कैसे करोगे। अब इन सब को लेकर, गुड गवर्नेंस को लेकर यूपी के क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो शॉर्ट में इनिशिएटिव देखो भाई। जन सुनवाई पोर्टल बना रखा है यूपी गवर्नमेंट ने, सीएम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बना रखा है, और मिशन कर्मयोगी उत्तर प्रदेश भी चल रहा है। कर्मयोगी बोले तो जो जितने सिविल सर्वेंट्स हैं वो इस मिशन के अंदर ट्रेंड हो गए, उनके ऊपर निगरानी वगैरह रखी जाएगी भाई, उनकी रिपोर्टिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें। तो जाहिर सी बात है यही लोगों को एग्जीक्यूटिव बन के गवर्नेंस को लोगों तक इंप्लीमेंटेशन करना है, पॉलिसी बनानी है, तो इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव को हम वापस डिटेल में देखेंगे दोस्तों। जन सुनवाई पोर्टल, ये रही उसकी साइट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा फीचर और ऑब्जेक्ट में नहीं जाने चाहूंगा। सीएम हेल्पलाइन है 1076, ये आप कोट करके आओ, बार बार कोट करना पड़ेगा, बहुत सारे टॉपिक में सिमिलर है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, इसके बारे में देख लेते हैं। डिलीवरी ओवर 250 गवर्नमेंट सर्विस ऑनलाइन इंक्लूडिंग इनकम, कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, तो ये लोगों को आसानी दे रहा है भाई ये पोर्टल। यूपी भूलेख है, upbhuleख.gov.in इसकी साइट है। डिजिटल एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड टू रिड्यूस लैंड डिस्प्यूट एंड करप्शन, तो भाई ये यूपी भूलेख है, तो लैंड एक बहुत बड़ा, क्योंकि रूरल एरिया ज्यादा है यूपी में, एग्रीरियन सोसाइटी ज्यादा है, तो लैंड से रिलेटेड इश्यूज होंगे, तो लैंड के इशू को आप यूपी भूलेख से खत्म कर रहे हो, तो आपका गवर्नेंस अच्छा चल रहा है, मतलब इनिशिएटिव है। मानव संपदा पोर्टल है भाई, ऑनलाइन एचआर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लीव ट्रांसफर पोस्टिंग की डिटेल, क्योंकि ये लोग गवर्नेंस को पॉलिसी बनाएंगे, ये लोग फिर इंप्लीमेंट करेंगे, यही मॉनिटरिंग करवाएंगे, तो इनका भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। ई ऑफिस सिस्टम है भाई, पेपरलेस गवर्नेंस के लिए, ठीक है। मिशन कर्मयोगी उत्तर प्रदेश है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थ्रू डिजिटल ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस रिव्यू भी होगा इनका यहां पर, क्योंकि गवर्नेंस कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़ा हुआ है। डिजिटल पुलिस पोर्टल है, एफआईआर फाइलिंग के लिए, क्रिमिनल ट्रैकिंग के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन सर्विस ऑनलाइन करने के लिए। सीएम डैशबोर्ड है भाई, गवर्नेंस टूल है ये एक अपने आप में। सीएम मॉनिटर करेंगे भाई डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस, ग्रीवियंस रिजोल्यूशन एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स उन्हें मालूम चलेगा। ऑनलाइन आरटीआई फाइलिंग सिस्टम है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, आरटीआई से आएगी ना, तो ट्रांसपेरेंसी थ्रू इजी फाइलिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पैसा 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 उसको मैनेज करना, क्योंकि करप्शन तो उसी का हो रहा है ना, तो ट्रांसपेरेंट बजटिंग होगा, एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग होगा एंड सैलरी डिसबर्सल होगा। तो इस तरीके से भाई यूपी की गवर्नमेंट काम कर रही है अपने गुड गवर्नेंस को और गुड करने के लिए। अगेन मैं बोल रहा हूं कि यहां पर हमने इशू देखे, चैलेंजेस देखे, यूपी के कई सारे इनिशिएटिव देखे, और हमने वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन देखी, और वो 8 प्रिंसिपल देखे गुड गवर्नेंस के, जो आप कोट कर सकते हो कहीं पे। उन 8 प्रिंसिपल में आप बेहतरीन ओईसीडी का नाम लो। अब अगला जो टॉपिक है भाई वो करप्शन का है। ऊपर जो पढ़ा है ना वो बहुत कुछ यहाँ पर रिपीट हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन करप्शन क्या है भाई, इरिडेक्शन ऑफ करप्शन क्या है, इसको समझ लो शॉर्ट में एक लाइन में। ये ऐसे उपाय हैं, मेजर्स टू प्रिवेंट, रोकना है हमको, मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट गेन। भाई करप्शन कौन करेगा, जिसके पास पावर होगी, और करप्शन क्यों करेगा, अपने फायदे के लिए, तो हमें उसको रोकने के लिए उपाय बनाने, यही इरिडिक्शन ऑफ करप्शन है। कॉजेस क्या है भाई, करप्शन के कॉजेस क्या है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, रेट टेपिज्म होता है भाई, लाल फीताशाही, लो पे एंड जॉब इनसिक्योरिटी, इसके कारण भी करप्शन बनता है। अगर कहीं लो पे है और जॉब इनसिक्योरिटी है तो वो करप्शन को बढ़ावा दे सकती है। अब हम इशू देखेंगे यूपी के रिस्पेक्ट में, और वे फॉरवर्ड देखेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड हुआ है। सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक करप्शन एंड ब्राइबरी एट सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स।
अगर आप इतना पैसा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जमीन की मेजरमेंट होना है लैंड का, लेकिन वो होगा तभी जब आप पैसा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स में इशू आ रहे थे। तो अब क्या किया गया है भाई, प्रमोट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड ई सर्विस टू रिड्यूस ह्यूमन इंटरफेस। एप्लीकेशन ऑनलाइन करो, ऑफिसर के पास ऑनलाइन डिटेल आएगी, उनको बाद में एक्शन लेना है, और जितना ई इंटरफेस बढ़ेगा, ह्यूमन इंटरफेस कम होगा, तो आप ब्राइबरी की बात करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे होंगे। तो ये एक उसका वे फॉरवर्ड हुआ। पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस होता है जो करप्शन को बढ़ावा देता है, मतलब राजनेता और ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी दोनों का नेक्सस करप्शन को बढ़ावा दे सकता है। तो भाई हमें मजबूत करना है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, लोकायुक्त जैसे अधिकारियों को मजबूत करना है, विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजबूत करना है, एंड रिमूव डिस्क्रिशनरी पावर्स। जो बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं ना, उनको रिमूव करना है। मतलब जो भी पावर लिया जाएगा वो अकेले कोई ना ले, दोनों ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल तरीके से उसको एक सामंजस्य बिठाकर, एक बैलेंस बनाकर पावर को यूज किया जाए। डिले इन इन्वेस्टिगेशन इन लीगल एक्शन। भाई कई बार करप्शन पकड़ा तो जाता है, लेकिन लीगल एक्शन में डिले हो जाता है। तो इसका वे फॉरवर्ड है सेटअप फास्ट ट्रैक एंटी करप्शन कोर्ट्स एंड इंप्रूव केस ट्रैकिंग सिस्टम। एंटी करप्शन कोर्ट्स का जो फास्ट ट्रैक सिस्टम होना चाहिए वो हमें लागू कर देना चाहिए। लैक ऑफ विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन। विसिल ब्लोअर कौन है? सिटी बजाने वाला। यहाँ पर ये सिटी किसी को छेड़ने के लिए नहीं बजा रहा है दोस्तों, जो प्रॉब्लम है ना उसको दुनिया के सामने लेकर आ रहा है। तो इसकी प्रोटेक्शन की कमी है, इसलिए लोग डर के मारे कभी कभी विसिल ब्लोइंग नहीं करते। इंप्लीमेंट विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट एट स्टेट लेवल, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उन सबको भी फॉलो करना चाहिए। लो डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरिया, ये तो प्रॉब्लम हर जगह आप कोट कर सकते हो। इंक्रीज डिजिटल अवेयरनेस कैंपेनिंग्स एंड इंश्योर प्रेजेंस ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स। जब ये रूरल एरिया में पहुंचेंगे तो करप्शन कम होगा। इनइफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल इन डिपार्टमेंट। देखो ग्रीवियंस यानी शिकायतें जो हैं उनका समाधान नहीं हो रहा है, रिड्रेसल नहीं हो रहा है, तो इनइफेक्टिव हो रहा है ये। तो भाई लोग अगर करप्शन की शिकायत कर भी देंगे तो उसका कुछ होना नहीं है, ये लोग सोचकर फिर करप्शन की शिकायत नहीं करते। अगर इसको मजबूत कर दिया जाएगा तो करप्शन पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। मॉनिटर जन सुनवाई पोर्टल मैट्रिक्स वाया सीएम डैशबोर्ड। मतलब जो जन सुनवाई पोर्टल है उसके मैट्रिक्स को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ो, सीएम तक उसकी जानकारी जाए। एंड पेनलाइज नॉन कंप्लाइंस। नॉन कंप्लाइंस मतलब अगर कोई कानून का अनुपालन नहीं कर रहा है, या जो उसको कहा गया अधिकारी को कि तुम्हें इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया है, तो वो नॉन कंप्लाइंस होगा, गैर अनुपालन, तो उसको पेनलाइज करना चाहिए। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ आरटीआई प्रोविजन, ये भी रिपीट हुआ भाई, ऊपर था। कंडक्ट आरटीआई अवेयरनेस ड्राइव्स, डिजिटाइज रिकॉर्ड्स, ट्रेन पीआईओ। जो ऑफिसर्स हैं जिनका पब्लिक से रिलेशन बनता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, उनको भाई हमको ट्रेन करना चाहिए। अब हम इरिडिक्शन ऑफ करप्शन के लिए यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया वो देखते हैं। रिपीट होगा, जन सुनवाई पोर्टल ऊपर भी था, सीएम हेल्पलाइन 1076 1076, ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के। एंटी करप्शन पोर्टल है भाई, इसको देख लो। डिजिटल प्लेटफॉर्म टू लॉन्च कंप्लेंट फॉर ब्राइबरी एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए, ब्राइबरी आप बाहरी व्यक्ति से ले रहे हो, और एम्बेजलमेंट ऐसा है कि आपको 10 लाख कहीं पर डिसबर्स करना था किसी कॉन्ट्रैक्टर को, आपने उसमें से 2-5 लाख रुपए निकाल दिए, वो एम्बेजलमेंट है। या फर्जी खर्चे दिखाना, सरकार के खजाने से पैसा लेना और फर्जी खर्चों के बिल लगा देना। यूपी विजिलेंस डिपार्टमेंट है, लोकायुक्त जो यूपी में है, इन्वेस्टिगेट्स एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट एंड मिनिस्टर्स। तो अभी हम लोकायुक्त को भी कवर करने वाले हैं डिटेल में। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स यूपी भूलेख, क्योंकि भूलेख को लेकर बहुत इशू होता है। ऑनलाइन ई टेंडरिंग सिस्टम, इससे भाई टेंडरिंग ऑनलाइन होगी, तो जो अधिकारी है उसको सारे टेंडर चेक करने पड़ेंगे और जो सबसे बेहतर टेंडर है उसको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं करप्शन कम होगा। ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज, रिड्यूस करप्शन बाय डिजिटाइजिंग सर्विसेज लाइक सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, पेंशंस। अब तो एक और नया सरकारी वो हो रहा है, सेल्फ जो अटेस्टेशन होता है, व्यक्ति खुद अटेस्ट करके सर्टिफिकेट्स को बनवा रहा है।
तो ये करप्शंस को थोड़ा कम करता है और जो गवर्नमेंट सर्विस की डिलीवरी है उसे फास्ट बनाता है, तो इससे गवर्नेंस अच्छा होगा। मानव संपदा पोर्टल ऊपर देखा था, इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी हम पहले कवर कर चुके हैं। उधर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल, मतलब ये सब चीजें रिपीट है, आप इधर भी कोट कर सकते हैं क्योंकि मिलते जुलते टॉपिक है। भाई आपका करप्शन हटेगा तभी तो गुड गवर्नेंस आएगा ना, लेकिन हम दोनों को डिटेल में अलग अलग तरीके से भी ले रहे हैं। अब मेजर्स और क्या कर सकते हैं करप्शन को खत्म करने के लिए, और क्या उपाय कर सकते हैं। प्रिवेंटिव विजिलेंस, मतलब ऐसा माहौल बना देना भाई गवर्नमेंट के द्वारा कि करप्शन की बात ही ना हो, मतलब कोई सोचे भी नहीं। तो प्रिवेंटिव विजिलेंस कैसे होगा, असेट डिक्लेरेशन बाय ऑफिशियल्स, रोटेशन ऑफ ऑफिशियल्स, बार बार आप उसको रोटेट करोगे एक ऑफिसर को, तो वहां पर वो कुछ ऐसा कर ही नहीं पाएगा लॉन्ग टाइम में प्लानिंग कि वो करप्शन कर सके। और पहले ही असेट का प्रॉपर डिक्लेरेशन होगा, तो अगर आप करप्शन करते हो, खैर बेनामी ट्रांजैक्शन वगैरह बहुत कुछ होने लगा है, पहले भी होता था अभी भी हो रहा है, तो भी करप्शन को रोकने के लिए ये काम में लाया जा सकता है। पुनिटिव मेजर्स, स्ट्रिक्ट लॉ बना दो, लाइक पीसी एक्ट 1988, लोकायुक्त एक्शन। लॉ बनाओगे तो भाई लोगों को लगेगा कि पनिशमेंट मिलेगी लॉ के कारण। सिस्टमेटिक रिफॉर्म करना चाहिए, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दो, डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दीजिए। सोशल मेजर्स, पब्लिक अवेयरनेस और मीडिया रोल, मीडिया का रोल बढ़ाओ, पब्लिक का अवेयरनेस बढ़ाओ। कहीं करप्शन हो रहा है तो उसकी झांकी बना दो पूरी, है ना, तो जब लगेगा कि झांकी बन रही है और लोगों को प्रॉब्लम, देखो इस तरीके के वर्ड, झांकी वाले वर्ड आपको नहीं लिखना है वहां पर, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। यूपी स्पेसिफिक एंटी करप्शन पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन 1076 ये रिपीट हुआ। चलो अब आते हैं हम लोकायुक्त। भाई लोकायुक्त मान के चलो वो बंदा है जो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल और मिनिस्टर करप्शन की शिकायत मिलती है उसके खिलाफ, या इनको सुओ मोटो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई झोल हुआ है, तो ये उसकी शिकायत को एक्सेप्ट करेंगे या सुओ मोटो उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। ये कहीं पर विजिलेंस करने के लिए, या कहीं पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ाए गए, तो ये टीम होती है इनकी जो ग्राउंड पर भी जाकर काम करती है। तो ले देकर लोकायुक्त की कहानी यूपी में क्या है वो हम देखते हैं फटाफट। एन एंटी करप्शन अथॉरिटी, देखो एंटी करप्शन अथॉरिटी है, और ऑम्बड्समैन, जहां पर आप शिकायत करते हो, जैसे आरबीआई, किसी बैंक से आप परेशान हो तो बैंक की शिकायत आप आरबीआई के ऑम्बड्समैन को करोगे। किसी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप परेशान हो तो आईआरडीए ने जो ऑम्बड्समैन बना रखा होगा आप वहां शिकायत करोगे, समझ रहे। तो ऐसे ही अगर आप किसी सरकारी अधिकारी से या किसी पॉलिटिकल लीडर से या जो मंत्री वगैरह है उसके किसी एक्शन से आप प्रभावित हो और उसमें करप्शन इन्वॉल्व है, तो भाई आपके लिए ओम्बड्समैन कौन होगा, तो वो लोकायुक्त है। एन एंटी करप्शन अथॉरिटी और ओम्बड्समैन हु इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। पब्लिक के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट आई है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। लीगल फ्रेमवर्क क्या है यूपी में भाई, ये एक्ट ध्यान रख लो 1976, लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1976 यूपी। इनके पावर क्या है भाई, इस एक्ट ने क्या पावर दी है, इन्वेस्टिगेट चार्जेस ऑफ करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन, जो गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किया है, मैलाफाइड इंटेंशन, गलत इंटेंशन से। रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन, एक्शन रिकमेंड करेगा, देखिए रिकमेंडेशन बोला है, और कवर सीएम, मिनिस्टर्स, एमएलएज विथ एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। हम डिटेल में लॉ को नहीं देखेंगे भाई, हमें चीजों को समरी में समझना है। अब इसके भी क्या इशू है यूपी में और वे फॉरवर्ड क्या है। पहला इशू लिमिटेड जुरिडिक्शन, भाई लोकायुक्त तो आपने बना दिया, लेकिन इनको कार्यवाही करने का जुरिडिक्शन है, जो शक्ति है वो लिमिटेड है। तो एक्सपांड स्कोप टू कवर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग सीएम विद सेफगार्ड्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड लोकल बॉडी, सबको कवर करो भाई। इनका जो जुरिडिक्शन है वो बढ़ा देना चाहिए। रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, इनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, ये एक सलाह दे रहे हैं, एक तरीके से एडवाइस है। अमेंड द यूपी लोकायुक्त एक्ट टू मेक रिकमेंडेशन लीगली इन्फोर्सिएबल, भाई लॉ में चेंजेस करने की जरूरत है, लॉ पुराना हो गया, अमेंड करो उसको, चेंज करो। डिले इन अपॉइंटमेंट्स,
भाई लॉ बन गया है, लेकिन लोकायुक्त अगर रिटायर हो गए तो उनका अपॉइंटमेंट डिले हो रहा है, तो उतने टाइम कौन काम करेगा, मतलब वो मशीन खराब हो गई। Establish a fixed timeline and transparent procedure for appointments with involvement of civil society। अब जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, अगर आप लोकायुक्त अपने ही बंदे को बिठा दोगे तो वो फिर क्या करेंगे, समझ रहे? लेक ऑफ सुओ मोटो पावर, देखो सुओ मोटो पावर की कमी हो गई। वो जो मैं ऊपर बात कर रहा था वो जनरल कर रहा था, लेकिन अब यहां पर उसकी कमी हो गई। Empower लोकायुक्त टू टेक अप केसेस ऑन इट्स ओन विदाउट वेटिंग फॉर अ फॉर्मल कंप्लेंट। यहां पर यूपी में ये प्रॉब्लम है, जबकि क्या होना चाहिए, सुओ मोटो पावर भी होना चाहिए। जिससे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर है ना भाई। अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे हाई कोर्ट वाला भी, यूपी के रिलेशन, उसमें कुछ केस लॉ देखेंगे तो वहां मालूम चलेगा कि यूपी हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कुछ एक्शंस लिए, जैसे लाउड स्पीकर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इनएडिक्वेट मेन पावर एंड रिसोर्स, आपने एक्ट तो बना दिया, लेकिन जो वहां पर लोगों को पकड़ना है, जो कंप्लेंट मिली है उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, उसको लेकर मेन पावर नहीं है। अब अकेले लोकायुक्त कहां तक घूमेंगे? तो प्रोवाइड सफिशिएंट स्टाफ, डिजिटल टूल एंड फंड्स फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड फंक्शनिंग। इनको भी पैसा चाहिए ना भाई। पब्लिक अनअवेयरनेस अबाउट लोकायुक्त रोल, पब्लिक को मालूम ही नहीं है शिकायत कहां करें। तो कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेनिंग एंड पब्लिश एनुअल रिपोर्ट्स इन लोकल लैंग्वेजेस। अभी कुछ टाइम पहले मैं गुजरात विजिट पर था, तो गुजरात विजिट पर था तो वहां स्टेशन पे भाई जाहिर सी बात है, फ्लाइट से सफर करना तो आजकल बहुत रिस्की हो गया है। तो स्टेशन ट्रेन से सफर चल रहा था, तो लगभग हर स्टेशन पे जो स्क्रीन लगी हुई थी वहां पर बार बार गुजरात विजिलेंस डिपार्टमेंट की वो एडवर्टीजमेंट दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई पब्लिक को मालूम चले कि अगर कोई कांड हो रहा है तो हम यहाँ शिकायत कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बढ़ावा देना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या करें, बढ़ाएं या कम करें, आपको क्या लगता है? अभी ये इशू है तो इसको कम करना है। इंश्योर इंडिपेंडेंस थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन कमिटी एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी, मतलब सिलेक्शन जो होना है वो फंक्शनल ऑटोनॉमी उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो भाई हमने 3 टॉपिक यहाँ पे कवर किए। अब ये हमारा टॉपिक यहाँ पर, इसको यहाँ पर ही हम ब्रेक करते हैं। अगले सेशन में बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। जो टॉपिक 10 है, नंबर 10, हम जो सिलेबस है उसकी नंबरिंग को फॉलो करके वीडियोस को बना रहे हैं। आप भाई, ये आखिरी में बोल रहा हूँ, ये पहले बोलना था, इसको स्पीड में सुनो, 2 की स्पीड पे सुनो, x2, तो वो भी सही रहेगा, टाइम बचेगा आपका। आइडिया लेना है आपको, राइटिंग प्रैक्टिस करो और सफल हो जाओ तो एक बार बता देना, ठीक है। चलिए भाई।